हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, जिसमें मैं आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा और सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन जो है वह किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, या तो वह कंपटीशन का हो, IIT JEE हो, नीट हो, या फिर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन पक्का देखा ही जाता है। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरे डिटेल से यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। सारे कंसेप्ट को मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करूंगा। इसके हिसाब से आप एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन हमारा क्या होता है। यूनिट जिसको हम हिंदी में मात्रक कहते हैं, और डायमेंशन जिसको हम हिंदी में विमा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूनिट हमारा क्या होता है। तो मैंने कुछ यहाँ पर डिफिनेशन लिख रखे हैं। तो यूनिट हमारा क्या होता है। यूनिट जो है वह हमारा किसी फिजिक्स के किसी थिंग को बताने के लिए, उसके अमाउंट को, उसके क्वांटिटी को बताने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। यूनिट क्या होता है। द वर्ड, वैसा शब्द, यूनिट एज यूज्ड इन फिजिक्स, जिसका हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, रिफर्स टू द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी के मेजर करने के लिए, किसी क्वांटिटी के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग जिस वर्ड से रेफर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। जनरल तौर पर 4 टाइप्स के यूनिट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसा कि CGPM, CIPM, BIPM और SI। तो यहाँ पर जो हम लोगों का कंसर्न होगा वह SI यूनिट को लेकर कंसर्न होगा, क्योंकि SI यूनिट ही जो है वो सबसे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होने वाला यूनिट है, और इसी को लेकर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो इतने तरह के फेमस 4 टाइप्स मैंने आपको बताया जो कि फेमस है यूनिट के लिए, जिसमें हम लोग यहाँ पर SI यूनिट को हम लोग कवर करेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डायमेंशन समझते हैं कि डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल यूनिट को 1 यूनिट कितना के बराबर होगा उसको दिखाने के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। उसी एक्सप्रेशन को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। मतलब एक यूनिट को एक्सप्रेशन में दिखाने के लिए हम लोग जिस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन को हम लोग MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो MLT के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने अपने यूनिट को, SI यूनिट को 3 पार्ट में क्लासिफाई करके रखा है। सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो फंडामेंटल यूनिट का आता है, जिसकी संख्या 7 होती है। उसके बाद जो हमारा आता है 2 सप्लीमेंट यूनिट होते हैं। उसके बाद हमारे 22 डिराइव्ड यूनिट होते हैं जो कि इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से निकाले जाते हैं। तो मैं आपको इन सभी यूनिट के बारे में बताऊंगा। टोटल इसकी संख्या 31 हो जाती है। मैं आपको टोटल 31 यूनिट के बारे में बताऊंगा और उसका डायमेंशन भी बताऊंगा कि उसका डायमेंशन क्या होगा और आप किस प्रकार से उसका डायमेंशन जो है निकाल सकते हैं। इसके बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो चलिए, आप लोगों ने इतना चीज़ देख लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। SI यूनिट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फंडामेंटल है, मतलब बेसिक, सबसे पहले बेसिक चीज़ें ली गई और उसी बेसिक के आधार पर फिर बाकी चीज़ें निकाली जा रही हैं। तो वो हो गया डिराइव्ड, और जो बेसिक हो गया वह मेरा क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके SI यूनिट को देख लेते हैं और उसके डायमेंशन को देख लेते हैं, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग डिराइव्ड यूनिट का भी हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में सप्लीमेंट यूनिट जो 2 होते हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा क्वांटिटी आता है फंडामेंटल क्वांटिटी में, वो हमारा क्या होता है, लेंथ होता है। सबसे पहला हमारा क्वांटिटी कौन सा हो जाता है, लेंथ हो।
तो लेंथ हमारा क्या होता है, लेंथ किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। एक सिस्टम, जिस सिस्टम के तहत हम किसी डिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का हमारा यूनिट क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है वह मीटर होता है, जिसको हम m साइन से डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन हमारा l होता है। तो ये पहला फंडामेंटल यूनिट है हमारा, हम लोग यहीं से डायमेंशन देखते हुए चल रहे हैं, और इस डायमेंशन का काफ़ी खास उपयोग जो है हमारा डिराइव्ड यूनिट में पड़ने वाला है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि लेंथ का हमारा ऐसा यूनिट मीटर होता है, जिसको हम m साइन से डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन हमारा l होता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा टाइम होता है। टाइम का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का हमारा ऐसा यूनिट सेकंड होता है। टाइम का हमारा ऐसा यूनिट सेकंड होता है, जिसको हम लोग s साइन से डिनोट करते हैं, या कोई लोग जो है इस साइन से भी इसको डिनोट करते हैं। तो दोनों साइन ही बराबर ही है, दोनों साइन ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इस यूनिट का काफ़ी जगह उपयोग होता है, इस सिंबल का काफ़ी जगह उपयोग होता है, इसीलिए कभी कभी इस सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे दोनों सिंबल जो है वह बराबर ही हैं, एक ही प्रकार, एक ही चीज़ है। इसकी डायमेंशन की हम लोग बात करें तो डायमेंशन इसका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है मास। मास हम लोगों का क्या होता है, तो मास फिजिकल बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जो कि किसी सब्सटेंस के एक्सेलरेट करने में रेसिस्ट करता है। मतलब कि हम लोग किसी सब्सटेंस को धक्का देना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, तो वह सब्सटेंस क्या कर रहा है, एक अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। तो वह अपोजिशन जो क्रिएट कर रहा है वह अपने मास के अनुसार ही कंसीडर कर रहा है। तो इसके अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और साथ में मास हमारा यह भी डिटरमाइन करता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो कि यूनिवर्सल फोर्स है वह किसी सब्सटेंस पर कितना लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि यूनिवर्सल फोर्स है हर एक जगह लगता है, हर एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है। तो यह कैसे लगता है, तो यह उसके मास पर ही डिपेंड करता है कि किसी सब्सटेंस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसका हमारे पास यूनिट क्या हो जाता है, इसका जो हमारे पास यूनिट होता है वह किलोग्राम होता है, जिसको हम kg साइन से डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाता है, तो इसका डायमेंशन हमारा m हो जाता है। ओके, तो आप इसको भी समझ चुके होंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वह हमारा चार्ज का बहाव है। जब चार्ज जो है वह बहता है, चार्ज में हम किसको किसको कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, आयन को कंसीडर करते हैं। तो जब यह इलेक्ट्रॉन और आयन फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर पर तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा यूनिट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा ऐसा यूनिट हो जाता है एम्पेयर। इसको हम A साइन से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, तो इसका डायमेंशन भी A हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, तो चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज का फ्लो हुआ तो इसका यूनिट हमारा क्या होगा, एम्पेयर होगा। ए सिंबल से हम डिनोट करेंगे और डायमेंशन भी इसका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम लोग किसको कहते हैं, तो टेम्परेचर वह क्वांटिटी है जो कि एक्सप्रेस करता है किसी सब्सटेंस के गर्म या ठंडा होने को, कि कोई सब्सटेंस जो है वह कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, या फिर हम कहें तो उसके थर्मल एनर्जी को टेम्परेचर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, बताता है। तो इसका हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि इसका ऐसा यूनिट जो है वह सेल्सियस होता है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट सेल्सियस नहीं होता है। इसका ऐसा यूनिट जो है वह केल्विन होता है। इसको हम लोग के साइन से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन भी जो होता है वह टी होता है, या कहीं कहीं पर आप
के डायमेंशन से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टी डायमेंशन जो है वो बेसिकली टाइम के लिए होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग के डायमेंशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है छठे नंबर पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा क्या होता है कि जब हम लोग ये नंबर के बराबर, देखिए जब हम लोग इस नंबर के बराबर कोई पार्टिकल लेते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एक मोल ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब देखा गया, जब जिंक का लिया गया, कार्बन का लिया गया, मैग्नीशियम लिया गया, कॉपर लिया गया, सल्फर, सिलिकॉन, लीड, टीन, जब इस तरह के सब्सटेंस लिए गए तो ऐसा देखा गया कि हर एक सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट जो है वह अलग अलग है। और सब्सटेंस अगर हम लोग एक एटम सब्सटेंस लें तो इस तरीके से डिनोट करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था साइंटिस्ट के लिए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नंबर ले लिया जो कि एवोगाड्रो नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, और इस एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, उस सब्सटेंस का मास वगैरह या जो भी उनका क्वालिटी है उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। तो हम लोग जब सब्सटेंस का इतना नंबर ले लेते हैं तो हम लोग उसको सब्सटेंस का एक यूनिट कहते हैं, और इसका यूनिट हमारे पास जो हो जाता है वह मोल हो जाता है। ओके, और इस मोल साइन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और इसका डायमेंशन की अगर हम बात करें तो हर एक चीज का डायमेंशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी जो है वह भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन किसी किसी जगह पर के साइन से भी उसको डिनोट किया जाता है और टी साइन से भी उसको डिनोट किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको वहां पर बता दिया। लेकिन हर एक सब्सटेंस का डायमेंशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो कि 2D या 3D या 4D या फिर 11D पर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब जिसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको डायमेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर मोल ऑफ सब्सटेंस या फिर नंबर ऑफ सब्सटेंस को हम लोग डायमेंशन पर एक्स वाई या जेड प्लेन पर नहीं हम लोग रख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से टेम्परेचर के बारे में भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी जो है वह भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन उसका कहीं कहीं किसी किसी जगह पर जो डायमेंशन का जिक्र किया जाता है उसके अनुसार मैंने आपको वहां पर बता दिया। ओके, तो आगे हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग किसको कहते हैं, तो लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग तब कहते हैं जब कोई हम लोग कोई सब्सटेंस ले लें जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और उसका किसी सॉलिड एंगल पर जब हम लोग देखें कि वह कितना लाइट प्रोड्यूस करता है, उसका क्वांटिटी क्या है उसके लाइट को प्रोड्यूस करने का, तो उसी को हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी से डिफाइन करते हैं। अब बल्ब हुआ तो हर एक बल्ब का तो अपना अलग अलग क्वालिटी है लाइट को प्रोड्यूस करने का। तो हम लोगों ने क्या किया, बल्ब से एक कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया और उस एरिया पर हम लोगों ने देखा कि वह कितना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी के अनुसार हम लोगों ने बोला कि हमारा यह क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी है। तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो हमारा यूनिट हो जाता है वह कैंडेला हो जाता है, जिसको हम लोग CD साइन से डिनोट करते हैं। ओके, तो लुमिनस इंटेंसिटी का हमारा क्या हो जाता है, कैंडेला हो जाता है, जिसको हम लोग CD साइन से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन के तौर पर अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो डायमेंशन इसका कुछ इस प्रकार से ही हो जाता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास 7 यूनिट तो हो गए हैं, ठीक है। 7 ये हमारे फंडामेंटल यूनिट थे जो कि हमारा हर एक जगह इस्तेमाल होने वाला यूनिट था। इसी यूनिट के हिसाब से हम लोग आगे की ओर डिराइव्ड यूनिट भी बनाएंगे। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे जिसका हम लोगों ने ऐसा यूनिट देखा। अब हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट देखते हैं, जो 7 के अलावा जो 2 यूनिट हैं उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा यूनिट कह रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक आता है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल हम लोग किसको कहते हैं, जब 2 प्लेन या 2 लाइन से इंटरसेक्ट होकर जब हम लोगों का कोई एंगल प्रोड्यूस हो रहा होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का जो एंगल बनता है उसको हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वह रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता है। क्या होता है, रेडियन होता है प्लेन एंगल का यूनिट। ये
इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं रेडियन। रेडियन को हम लोग पाई के फॉर्म में डिनोट करते हैं। इसका सिंबल हो गया आरडी और इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन हो गया। वहीं पर जब हम लोग किसी स्फीयर को ले ले, यहाँ पर तो हमने किसी सर्कल को लिया तो सर्कल के हिसाब से हम लोगों ने पाई में उसको डिवाइड कर दिया। अब हम लोग किसी बॉल को ले ले तो बॉल हमारा तो 2 डायमेंशनल नहीं हुआ, वह 2 डायमेंशन से ज़्यादा हो गया, 2 लाइन से ज़्यादा का हो गया, 2 सरफेस का नहीं रहा, ज़्यादा सरफेस का रह गया। तो अब यह क्या करेगा, जब हम लोग इससे किसी पार्ट को कट करेंगे तो हमको एक सेक्शन ऑफ एरिया दिखाई देगा। तो जब हमको एक सेक्शन ऑफ एरिया दिखाई देगा तो जब जो ऐसा एंगल जो सेक्शन ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि सरफेस दिख रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। वैसे एंगल को, इस एंगल का जो यूनिट होगा हमारा स्टेरेडियन होगा। जिसको हम लोग ST साइन से डिनोट करेंगे। ओके, इसका हमारा सॉलिड एंगल का क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट स्टेरेडियन हो जाएगा, जिसको हम लोग ST साइन से डिनोट करेंगे। तो आई होप कि आप सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिराइव्ड यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं। डिराइव्ड यूनिट मैंने बोला कि 22 इसकी संख्या है, तो 7 जो हुई वह ऐसा यूनिट, वह फंडामेंटल यूनिट हुई और 2 हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट हुआ। अब हम लोग 22 डिराइव्ड यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से ही बना हुआ होगा, फंडामेंटल यूनिट से ही निकलेगा और उसी के डायमेंशन से ही हम लोग इसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वह डेंसिटी आता है। डेंसिटी हम लोग किसको कहते हैं, तो जब हमारा कोई क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में या स्पेस में होता है तो उसके अमाउंट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी हमारा क्या हो गया, डेंसिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो हमने कोई सब्सटेंस ले लिया जिसका मास है और उसको हम लोगों ने वॉल्यूम में कवर कर लिया। ओके, ये हम लोग क्वांटिटी के भी हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं, इस मैप में जो सबसे गहरा पार्ट दिखाया जा रहा है वह इंडिया का दिखाया जा रहा है। ऐसा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वह वर्ल्ड में नंबर के हिसाब से तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से वह पहले नंबर पर है। तो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो जनसंख्या है वह कम जमीन पर है ना। तो जनसंख्या तो हमारी ज़्यादा है लेकिन जमीन हमारी क्या है, कम है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एरिया हम लोग कर दे तो इस हिसाब से हमारा क्या निकल जाता है, डेंसिटी निकल जाता है। उसी प्रकार से तो अगर हम लोग क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी रखते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एरिया करते हैं। ठीक है, देखिए एरिया और स्पेस दोनों चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। तो डेंसिटी अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से अगर ले लें, जैसा कि मैंने पॉपुलेशन के बारे में बोला, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर हम लोग लें, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है तो उसके हिसाब से हम लोग एरिया करते हैं, एरिया को डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम लोग मास के हिसाब से देखते हैं तो हम लोग डिवाइड बाय वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, जब हम लोग मास के हिसाब से करते हैं तो वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करते हैं। ऐसे ये जो फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये जो है वह ज्योग्राफी या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग में ही दर्शाने के लिए बताया जाता है। तो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बन जाता है। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अब देखेंगे अब यहाँ पर हम लोग इसका यूनिट निकाल रहे हैं। तो ये एक डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका यूनिट भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो मास का यूनिट क्या होता है, तो फंडामेंटल यूनिट में आपने सीखा कि मास का जो यूनिट होता है वह केजी होता है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तो वॉल्यूम का यूनिट हमारा मीटर क्यूब होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो डेंसिटी का यूनिट बन जाता है वह क्या बन जाता है, केजी पर मीटर क्यूब बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है हमारा यूनिट इसका, केजी पर मीटर क्यूब बन जाता है। अब इसके डायमेंशन को अगर हम दर्शाएं तो मास के डायमेंशन को हम कैसे दर्शाते हैं, एम साइन से दर्शाते हैं। और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये तीनों चीज़ें क्या है, लेंथ ही तो हैं, ये तीनों चीज़ें लेंथ ही हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम का हमारा डायमेंशन हो जाता है एल क्यूब। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, एम डिवाइडेड बाई एल क्यूब लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब। तो अगर इसका हम डायमेंशन लिखें तो हम टोटल डायमेंशन कैसे लिखेंगे,
एम एल का -3, कुछ इस प्रकार से हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। मैं फिर से इधर लिख देता हूं। अगर हमको डेंसिटी का डायमेंशन लिखना है, ठीक है, डेंसिटी का हमको डायमेंशन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, तो डायमेंशन रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमारा मास है तो मास का डायमेंशन हम m साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये तीनों चीज़ें क्या है, डिस्टेंस ही तो है। तो हमारा क्या हो गया, L³ हो गया। तो इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, ml का -3 हो जाएगा। तो चूंकि यह फंडामेंटल क्वांटिटी से निकल कर आया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट कह रहे हैं। और वहीं पर यूनिट की हम बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg/m³ हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट जो हमारा आता है वह फ्रीक्वेंसी आता है। फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको कहते हैं कि कोई चीज जो है वह किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना बार रिपीट हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई चीज जो है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर एसी करंट ले ले, सिनुसॉइडल वेवफॉर्म ले ले, तो यह सिनुसॉइडल वेवफॉर्म जो है यह एक पॉजिटिव साइकिल हुआ, दूसरा यह नेगेटिव साइकिल हुआ, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये साइकिल जो है वह रिपीट हो रहा है। तो वह 1 सेकेंड में कितना बार रिपीट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसका हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम करें तो F = 1/t हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो टाइम को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड इनवर्स जो हुआ ये हमारा डिराइव्ड यूनिट हुआ, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन इसका हमारा हो जाएगा t का पावर -1। तो आई होप कि आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्स कहें या फिर वेट कहें, ये दोनों चीज़ों का यूनिट और डायमेंशन जो है वह एक ही समान होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखेंगे फोर्स हम लोग किसको कह रहे हैं, फोर्स हम लोग उसको कह रहे हैं जब हम लोग किसी सब्सटेंस को पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, है ना। तो जब हम लोग किसी सब्सटेंस को पुश करते हैं या पुल करते हैं, या फिर हम लोग किसी सब्सटेंस पर कोई ऐसा ताकत लगा रहे हैं जिससे उस सब्सटेंस का पोजीशन जो है वह चेंज हो जा रहा है या फिर उसका शेप चेंज हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फोर्स कह रहे हैं। वहीं पर हम वेट की अगर बात करें तो वेट हम लोग किसको कह रहे हैं, जो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी क्या करती है, हर एक सब्सटेंस को अपनी ओर खींचती है ना। तो पुश और पुल यहाँ पर भी आ गया, पुश आ गया। तो जब ग्रेविटी किसी सब्सटेंस को जिस ताकत से खींचती है वही हमारा क्या हो जाता है, उसका वेट हो जाता है, ठीक है। अक्सर जो स्टूडेंट है वो वेट और मास में कंफ्यूज होते हैं, तो वेट और मास में कंफ्यूज नहीं होना है। मास जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म में है। आप अर्थ पर रहें, चांद पर रहें, जुपिटर पर चल जाए, मास जो है वह हमेशा बराबर ही रहेगा, वह डिफर नहीं करेगा, क्योंकि वह सब्सटेंस का इनर क्वालिटी है। हमारे अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस एटम्स के मास के हिसाब से हम लोगों ने मास को बताया है। लेकिन वेट हमारा क्या है, वेट हमारा जो प्लैनेट उस पर फोर्स लगा रहा है उसके हिसाब से हमारा क्या है, वेट है। तो अर्थ पर जो हमारा फोर्स लगता है वह अलग लगता है, मून पर जो लगता है वह अलग लगता है। इसीलिए वेट जो है वह हर एक ग्रह पर अलग अलग हो जाता है, लेकिन मास जो है वह यूनिवर्स में आप कहीं भी रहें तो कांस्टेंट रहता है। तो वेट और मास में डिफरेंस है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मास जो है वह हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है जिसका यूनिट हम केजी रखते हैं, लेकिन वेट हमारा एक डिराइव्ड यूनिट में आता है जो कि फोर्स के बराबर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का हमारा क्या होता है, फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यही हमारा वेट का भी हो जाएगा, जो उस सब्सटेंस का मास है और जिस एक्सेलरेशन से, जिस ग्रेविटी पावर से अर्थ उसको खींच रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग गया तो वह क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, और मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग करते हैं। उसी ताकत से अर्थ जो है वह किसी सब्सटेंस को अपनी ओर खींचता है। तो वेट और फोर्स जो है यह हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं,
बिल्कुल एक ही तरह से हो जाते हैं। तो इसका हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट अगर हम निकालें तो एक तो हमारा डिराइव्ड यूनिट हुआ, एक हमारा एसआई यूनिट हुआ। तो डिराइव्ड यूनिट के हिसाब से हम बात करें तो मास का हमारा क्या हो जाता है, केजी हो जाता है, और एक्सीलरेशन का हमारा क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा फोर्स का क्या हो जाता है, डिराइव्ड यूनिट हो जाता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करने के लिए न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग एन सिंबल से दिखाते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिराइव्ड यूनिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हो गया। इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन अगर हम निकालें तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास को तो हम लोग m से डिनोट करते हैं। ए हमारा क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर का हमारा क्या हुआ, l हुआ, और सेकेंड हमारा क्या हो गया, t हो गया, तो t का -2 हो गया। तो फोर्स का या फिर वेट का, इन दोनों का हमारा डायमेंशन क्या हो जाता है, mlt का पावर -2 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका डायमेंशन या फिर डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं, और एसआई यूनिट तो इसका न्यूटन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसीलिए हम लोग इन सभी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट कर रहे हैं, क्योंकि यह मास, लेंथ और टाइम इन फंडामेंटल यूनिट पर बेसिकली यह बैठा हुआ है, इन्हीं से निकलकर यह आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है डिराइव्ड यूनिट में, वह 14 नंबर और 15 नंबर हम लोगों का फिर से एक साथ बराबर आता है। प्रेशर कहें या फिर स्ट्रेस कहें। प्रेशर हमारा क्या होता है, जब हम लोग किसी सब्सटेंस पर ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हम लोग जब किसी सब्सटेंस पर फोर्स लगाते हैं तो जितना एरिया में लगाएंगे उसी के अनुसार वह एरिया क्या करेगा, एक प्रेशर महसूस करेगा ना, और उसी जो प्रेशर वह महसूस करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे, तनाव कहेंगे। तो इसीलिए हमारा प्रेशर और स्ट्रेस जो है वह एक ही जगह पर आ जाता है। क्लियर है, हमारा प्रेशर क्या हुआ, हम लोगों ने फोर्स लगाया। देखिए अब फोर्स हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे तो हमारा एरिया कम हुआ ना, तो कुछ अलग प्रेशर क्रिएट होगा। अब हम फोर्स इस प्रकार लगाएंगे तो हमारा एरिया अलग हो गया, तो हमारा फिर वहां पर जो प्रेशर है वह अलग तरीके से क्रिएट होगा। जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट होगा उस सरफेस पर उतना ही ज्यादा तनाव महसूस होगा। तो जो प्रेशर हो रहा है, जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है उतनी ही तनाव उस सरफेस से महसूस हो रहा है। तो इसीलिए प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का यूनिट और डायमेंशन जो है वह एक ही जगह पर चला आता है। तो जहां तक हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है P = फोर्स बाई एरिया हो जाता है। प्रेशर बोले हम या फिर स्ट्रेस बोले, दोनों बातें जो है हमारी यहाँ पर क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब हम इसका यूनिट निकाल लें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमारा न्यूटन होता है, और एरिया का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस यूनिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग पास्कल का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग PA साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट को दिखाने के लिए हम लोग पास्कल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग PA साइन से डिनोट करते हैं। अब इसका हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने फोर्स का डायमेंशन निकाला, फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या था, mLT का -2 था ना, और एरिया का हमारा डायमेंशन क्या होगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम प्रेशर का जब डायमेंशन निकालेंगे तो प्रेशर का डायमेंशन mLT का -2 डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकल कर आएगा, हमको निकल कर आएगा mL का -1 T का -2। तो इस प्रकार से हम इसका डायमेंशन भी आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा प्रेशर का या फिर हम कहें स्ट्रेस का हमारा डायमेंशन क्या होगा। तो mL का -1 T का पावर -2 हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट में हमारा आता है एनर्जी कहें या फिर वर्क कहें या फिर हीट कहें, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी बराबर ही होती हैं। तो एनर्जी
और वर्क हमारा कैसे बराबर है, आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने के एवज में आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो आपने जितना काम किया उतनी ही ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, है ना। आपने जितना ऊर्जा खर्च किया उतने ही काम को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा में हो सकता है कि आपने कुछ लॉस भी किया हो, लेकिन आपने जितना काम किया उतनी ही ऊर्जा खर्च किया, ऐसा हम लोग यहाँ पर मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे बात करें कि हमारा एनर्जी का क्या हो जाएगा, तो एनर्जी कहें हम, वर्क कहें या फिर हीट कहें, तो इन तीनों का जो हमारा यूनिट हो जाएगा वह ऐसा यूनिट हमारा तो जूल हो ही जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला के अनुसार हम लोग देखें तो वर्क इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का हमारा क्या हो गया, न्यूटन हो गया यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। तो हमारा डिराइव्ड यूनिट जो इसका होता है न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जूल साइन से डिनोट, जूल स्टैंडर्ड यूनिट हमारा होता है, जिसको हम लोग जे साइन से डिनोट करते हैं, जो कि हीट के लिए, वर्क के लिए या फिर एनर्जी के लिए, सब के लिए बराबर ही होगा। अब जहां तक इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन में हम लोगों ने देखा कि हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है। तो अगर मैं वर्क का डायमेंशन अगर मैं लिखूं या फिर मैं एनर्जी का डायमेंशन मैं लिखूं, ठीक है, या फिर मैं हीट का डायमेंशन लिखूं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का हमारा डायमेंशन क्या था, ml t का पावर -2 था, और डिस्प्लेसमेंट फिर हमारा आ गया तो एक और l हमारा आ गया, तो हमारा इसका डायमेंशन क्या बन जाता है, ml स्क्वायर t का पावर -2 बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी का या फिर कहें वर्क का या फिर हीट का, इन तीनों का हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ये हमारा डिराइव्ड यूनिट हो गया, ये हमारा एसआई यूनिट हो गया, और ये हमारा इसका डायमेंशन हो गया। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग पावर की बात करते हैं। तो पावर हमारा क्या होता है, जब हम लोग कोई काम करते हैं तो काम करने का सबका अपना अलग अलग क्षमता होता है। जो मजबूत व्यक्ति होता है वह उसी काम को क्या कर लेता है, जल्दी कर लेता है। कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उसी काम को करने में उसको ज़्यादा वक्त लगता है। तो काम करने का जो रेट है, जो दर है, जिस दर से काम किया गया, उस दर को हम लोग पावर से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जिस दर से, रेट से जो काम किया जा रहा है, उस रेट के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो पावर का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि हम कोई काम कर रहे हैं और काम का दर हम चेक कर रहे हैं ना, रेट चेक कर रहे हैं, तो पावर का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम कहें एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। तो इसका अगर हम यूनिट निकालें तो इसका यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन का हम लोगों ने क्या निकाला था, जूल था हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट, और टाइम का हमारा क्या था, सेकंड था। तो हमारा इसका डेराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग वाट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट से हम लोग डिनोट करेंगे, जिसका सिंबल हमारा क्या होगा, W हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग डिराइव्ड यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। कैसे हम लोग निकालेंगे, तो अभी हम लोगों ने देखा वर्क डन का हमारा यूनिट क्या निकल कर आया था, ml स्क्वायर का t-2 आया था ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे, t से एक और डिवाइड कर देंगे, तो देखेंगे ml स्क्वायर का t-2 था ना, और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, एक और t से डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हमारा हो जाएगा ml स्क्वायर t का -3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा भी हम डेराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं, न्यूटन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर करें तो इसके जगह पर अगर हम लोग लिख दे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स मीटर, तो हमारा एक और यूनिट हो जाएगा फोर्स मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट काफ़ी सारा हो सकता है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हम लोग लेकर चले आए। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा पावर का ऐसा यूनिट या फिर डेराइव्ड यूनिट या फिर मैं कहूँ तो डायमेंशन क्या होगा
और कैसे निकलेगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या हुआ, तो चार्ज जो है वो हमारा किसी एलिमेंट का वह कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा, इस चीज़ को बताने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी को हम लोग लेकर आए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q साइन से डिनोट करते हैं ना। और हम लोगों ने देखा Q का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, Q इज इक्वल टू IT होगा ना। करंट का अभी हम लोगों ने यूनिट देखा, क्या होता है, एम्पेयर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, एम्पेयर सेकंड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, कूलम होगा, जिसको हम लोग C साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो अगर I का डायमेंशन हम लोग A ले लें और T का डायमेंशन हमारा क्या होता है, T होता है, टाइम का डायमेंशन T ही होता है, तो हमारा डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि हमारा वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो वोल्टेज कहूँ या फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहूँ तो ये क्या होता है, ये हमारा किसी पर्टिकुलर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के क्रम में जो वर्क डन किया जाता है वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोले या फिर हम वोल्टेज बोले तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाता है। तो वर्क डन का जो अभी हम लोगों ने यूनिट निकाला है वह जूल निकाला है, और चार्ज का हमारा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो हमारा यहाँ से यूनिट क्या हो जाता है, जूल पर कूलम हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग इसको वोल्टेज से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल V होता है। अब इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने डायमेंशन का निकाला है, जैसे कि मैं डायमेंशन लिख देता हूँ, V का डायमेंशन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वर्क डन का डायमेंशन निकाला है। वर्क डन का हमारा डायमेंशन क्या हो जाता है, वर्क डन का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला है। वर्क डन का डायमेंशन हमारा क्या हो गया था, ml स्क्वायर का T-2 हो गया था, हुआ था ना, ml स्क्वायर का T-2 हुआ था। अच्छा, चार्ज का भी अभी हम लोग डायमेंशन बात किए हैं, ये है ना। तो चार्ज का हमारा डायमेंशन क्या था, 80 था। ठीक है, तो वोल्टेज का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, वोल्टेज का हमारा डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर T-3 A हो जाएगा। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट क्या हुआ, वोल्टेज हुआ, और ऐसे हम इसको जूल पर कूलम भी डिराइव यूनिट कर सकते हैं, और इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो फ्रेंड्स लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अपने ही दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ 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 शेयर करेंगे। चलेंगे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है वह कैपेसिटेंस हो जाता है। कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कोई सब्सटेंस जो है वह कितना चार्ज को स्टोर करेगा, इसी क्षमता को बताने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस का जिक्र करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज C इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाता है Q/V। ओके, C हम लोग कैपेसिटर को डिनोट करने के लिए, कैपेसिटेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग बोलते हैं। और चार्ज हमारा वो स्टोर कर रहा है, तो किसी दो पॉइंट के बीच में वो स्टोर कर रहा है, तो उस दो पॉइंट का क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू Q/V हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसका डिराइव्ड यूनिट भी लिख सकते हैं। चार्ज का हमारा होता है कूलम, इसका होता है हमारा वोल्ट, तो हम कह सकते हैं कूलम पर वोल्ट, या फिर और भी सारा यूनिट हम यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इसका ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वह होता है फराड, जिसको हम लोग F साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है,
हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, इसका फराड होता है, जिसको हम लोग एफ साइन से डिनोट करते हैं। अब इसी प्रकार से हम डायमेंशन की बात करें तो क्यू का डायमेंशन हम लाकर रख दें, वी का डायमेंशन हम लाकर रख दें, तो क्यू का डायमेंशन और वी का डायमेंशन हम लाकर रखेंगे तो हमारा इसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, क्यू का डायमेंशन हमारा क्या था, 80 था, और v का डायमेंशन हमारा क्या था, ml स्क्वायर t माइनस 3 का a माइनस 1, यही था ना, ml स्क्वायर t का माइनस 3 a का माइनस 1 था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा यहीं पर लिखता हूँ, m का माइनस 1, l का माइनस 2, t का 4, a का 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि वह जो यूनिट पूछता है वह कुछ डिराइव्ड यूनिट्स में से पूछ देता है ना। तो डिराइव्ड यूनिट काफ़ी सारे हो सकते हैं, आप जितना ज़्यादा उसका फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, जितना उसको तोड़ तोड़ कर लिखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग डिराइव्ड यूनिट काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी सारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको डिराइव्ड यूनिट भी अगर कंसेप्ट अगर आपको मालूम हो डिराइव्ड यूनिट का, तो अगर ऑप्शन में डिराइव्ड यूनिट अगर दिया गया हो, स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं दिया गया हो, तो आप उसका पता कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको फिर पता करने में काफ़ी दिक्कत होगा और फिर आप गलत जवाब देकर आएंगे। तो अगर फॉर्मूला आपको मालूम है, कंसेप्ट आपको मालूम है, बेसिक से आपने पढ़ा है, तो आप किसी भी डिराइव्ड यूनिट का आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा डिराइव्ड यूनिट जो है वह किस चीज़ को जिक्र कर रहा है, या फिर कौन सा सिस्टम के लिए डिराइव्ड यूनिट कौन सा परफेक्ट बैठता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट रेसिस्टर के बारे में बात करते हैं। रेसिस्टर हमारा क्या होता है, तो जब किसी सब्सटेंस पर करंट का फ्लो होता है ना, तो वह सब्सटेंस, वह कंडक्टर सरफेस क्या करता है, अपोज करता है करंट के फ्लो को, तो उसी अपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, है ना। और उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। तो रेसिस्टर का हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR होता है, तो R = का फॉर्मूला क्या हो गया, V/I हो गया। अब हम इसका डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं, काफ़ी सारा डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं। जहाँ तक SI यूनिट की बात की जाए तो SI यूनिट ओम होता है, जिसको हम लोग कुछ इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन अगर निकाला जाए तो उसी प्रकार से V का डायमेंशन रख दें, करेंट का डायमेंशन रख दें, यह सब डायमेंशन हम रख दें तो हमको क्या इसका डायमेंशन निकल कर आएगा, ml स्क्वायर t का माइनस 3 a का माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको निकाल कर चेक कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा हमारा कंडक्टेंस होता है, कि मतलब जिस सरफेस पर करंट का फ्लो हो रहा है वह सरफेस कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है करंट के फ्लो को लेकर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग G साइन से डिनोट करते हैं, और G = हमारा क्या हो जाता है, 1/R हो जाता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का उल्टा हुआ। तो इसका यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हमारा कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, जिसको हम लोग साइमन्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टर का जो हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था उसका हम लोग 1/, रेसिस्टर का डायमेंशन कर देंगे तो हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो रेसिस्टर के डायमेंशन में मास था, तो ये हमारा हो गया मास का -1, और L स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा L का -2, और T का -3 था तो यहाँ हो जाएगा T का 3, A का -2 था तो यहाँ हो जाएगा A का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको निकाल कर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया से, जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारा क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है वह वेबर हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग WB साइन से डिनोट करते हैं।
वेबर हो जाता है। ठीक है, इसका डायमेंशन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला हम लोगों का कुछ निकलता है वह कुछ इस प्रकार से निकलता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस में कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रहा है प्रत्येक सेकंड, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इसका डायमेंशन निकालें तो हम लोग वोल्ट का और सेकंड का टाइम अगर हम लोग रख देंगे तो इसका भी हम लोग डायमेंशन पता कर लेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो वोल्ट का हमारा डायमेंशन क्या था, तो वोल्ट का हमारा डायमेंशन था m l स्क्वायर, t का t ही था, a का t का -1, t का -3 था। ओके, t का -3 और a था। इसमें हमको क्या कर देना है, एक t हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर t का -2 a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। मुझे जहाँ तक याद है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, कहीं इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको चेक करेंगे, अपने फॉर्मूला में इसको बैठाकर जरूर देखेंगे। a का -1 भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ का कहने का मतलब क्या हुआ, फाई डिवाइडेड बाय एरिया। हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होता है। ओके, तो इसका हमारा यूनिट क्या होगा, इसका जो हमारा यूनिट होगा वो हमारा होगा, ऐसा यूनिट की हम बात करें तो टेस्ला हो जाएगा, जिसको हम टी साइन से डिनोट करेंगे। देखिए टी जो है वो 3 जगह आया, एक टेस्ला के लिए आया, एक टाइम के लिए आया, एक टेम्परेचर के लिए आया। तो हम लोग इसको हिसाब से इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग किस जगह पर किस चीज़ का बात कर रहे हैं। इसीलिए टेम्परेचर का जो डायमेंशन है उसको हटा दिया गया, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ का हम लोग कितना बार इस्तेमाल करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है टी जो है वो 3 चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ला को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस जगह पर क्या बात किया जा रहा है, इस चीज़ का आप जरूर दिमाग में रखेंगे बात को। अब इसका डायमेंशन की हम बात करें तो अभी हम लोगों ने फ्लक्स का डायमेंशन निकाला है। फ्लक्स के डायमेंशन में हम लोग एरिया का डायमेंशन हम लोग डिवाइड कर देंगे मीटर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का हमारा डायमेंशन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का जो हमारा डायमेंशन होगा वह कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ओके, आप इसको चेक कर लेंगे, अपने हिसाब से रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स, इससे पहले हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, स्टार्टिंग में फंडामेंटल में हम लोग बात किए थे, 7वें नंबर पर था हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट कैंडेला था। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया पर हम लोग पता कर रहे थे, है ना। अब हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स में हम लोग उस सब्सटेंस से टोटल कितना लाइट प्रोड्यूस किया गया, एरिया नहीं, टोटल कितना लाइट प्रोड्यूस किया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो हमारा यूनिट हो जाता है वह ल्यूमेन हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें या सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कैंडेला साइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ जगह पर आपको इस प्रकार से भी डिनोट करने के लिए, देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली यह ल्यूमिनस इंटेंसिटी ही है, तो इसीलिए हम लोग इसको कैंडेला से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन भी हमारा कैंडेला ही हो जाता है। लेकिन इसका अगर ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए तो वह क्या होगा, ल्यूमेन होगा। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस का मतलब हुआ चमक। तो 3 चीज आ गया, एक आया लुमिनस इंटेंसिटी, दूसरा आया
दूसरा आया लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी, किसी पर्टिकुलर एरिया में लुमिनस फ्लक्स उस बल्ब के द्वारा चारों ओर। और अब हम लोग बात कर रहे हैं इल्यूमिनेंस, मतलब चमक। तो चमक कोई सब्सटेंस कब प्रोड्यूस करेगा? जब जितना नंबर ऑफ लुमिनस फ्लक्स जो है वह किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होगा, तभी तो उसका चमक होगा। तो लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया हम लोगों ने बोला, तो लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया बोला, तो लुमिनस फ्लक्स का यूनिट हमारा क्या है? कैंडेला है, और एरिया का हमारा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो इसका डेराइव्ड यूनिट क्या बन जाता है? कैंडेला पर मीटर स्क्वायर बन जाता है, जिसको हम लोग एसआई में लक्स कहते हैं। ठीक है, डायमेंशन भी आप इसका इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैंडेला L-2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस हम लोग किससे कहते हैं कि जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो प्रत्येक सेकंड कितना ब्रेक हो रहा है, कितना टूट रहा है, तो वही हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी होता है। तो कोई पार्टिकल जो है वो पर सेकंड कितना ज्यादा डिके कर रहा है, तो इसका यूनिट जो हमारा होता है वो होता है बैक्यूरेल। इसको हम लोग डिनोट BQ से करते हैं। इसका कोई डायमेंशन इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, डायमेंशन BQ ही लिख सकते हैं। इसको हम लोग डिनोट भी BQ साइन से ही करते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैटालाइटिक एंजाइम। तो कैटालाइटिक एंजाइम क्या हुआ? हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाना को पेप्टाइड क्या करता है? तोड़ता है ना। तो 1 मोल पेप्टाइड 1 सेकंड में जो ब्रेक कर रहा है एंजाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटालिटिक एंजाइम कहते हैं। तो यानी कि हमने पहले ही बोला किसी भी सब्सटेंस को हमको रिप्रेजेंट करना है तो मोल से ही रिप्रेजेंट करना है, और 1 मोल जो है हमारा क्या हो रहा है? प्रत्येक सेकंड क्या हो रहा है? ब्रेक कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया? कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो गया। इसका हम डिराइव्ड यूनिट भी इसी से निकाल सकते हैं, और स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो क्या हो जाता है? कैटल हो जाता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है वो हमेशा मिलते रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।